बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम वो चैप्टर नंबर 3 कमर्शियल बैंक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, अगर मैं कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन की बात करूं तो अ बैंक विच एस्टैब्लिश्ड टू प्रोमोट बिजनेस एक्टिविटीज़, यहाँ तक रुकते पहले ये समझता है वो बैंक जो बनाया गया हो किस लिए, टू प्रोमोट बिजनेस, राइट। मतलब वो तमाम बैंक जो आप इर्द गिर्द अपने देख रहे होते हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं, और उनका मेन मकसद क्या होता है, टू प्रोमोट बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू द बिजनेस क्लास, मीन्स बिजनेस पीपल, एंड एज वेल एज टू कॉमन पीपल। यानी वो अपनी खिदमात जो हैं, वो अपनी सर्विसेज जो है, वो ना सिर्फ बिजनेस के लिए वक्फ करते हैं, बल्कि जो आम लोग होते हैं, जो आपकी तरह और मेरी तरह कॉमन लोग होते हैं, उनके लिए भी वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। अगर आप बैंक विजिट करें तो आपका अंदाज़ा हो कि चाहे वहाँ बिजनेसमैन हो, चाहे वहाँ पर कोई कॉमन पीपल हो, वो दोनों को ही सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस एक्टिविटीज़ को जो ये परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो बिजनेस क्लास के लिए या कॉमन पीपल के लिए या बिजनेस की प्रमोशन के लिए, उस बैंक को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, कमर्शियल बैंक के नाम से ही जाहिर हो रहा है कॉमर्स। ठीक है। तो मतलब एज इट्स नेम इंडिकेट्स इट हेल्प्स कॉमर्स। ठीक है। यानी ये जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि प्रोमोट बिजनेस के हवाले से काम कर रहा होता है, और इसका नाम भी क्या है, कॉमर्स, कमर्शियल बैंक, राइट। तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो आपके जहन में ज़रूर बहुत सारी चीज़ें क्लिक करेंगी जो कि आप पिछले जो सब्जेक्ट्स हैं उससे पढ़ कर आए हैं, लाइक एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेडिंग में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और बिजनेसेस। ठीक है। बिजनेसमैन, ये कॉमर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजेंसी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में घूमेंगी कि ये अब बैंक जो है वो हर मरहले में, बिजनेस के हर मरहले में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है। यानी वो कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए अपनी हर तरह से एफर्ट को सरअंजाम दे रहा होता है। ठीक है। अगर मैं इसकी कुछ फंक्शंस को यहाँ दिखा दूँ जो आपके मेन फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, इसके हम फंक्शंस को मज़ीद आगे लेक्चर में मज़ीद इन डेप्थ स्टडी करेंगे, लेकिन अभी कुछ जो फंक्शंस हैं, जो बैंक के मेन फंक्शंस होते हैं और बहुत नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो मैं बता दूँ आपको। इसका सबसे पहला जो काम होता है जिससे ये सारा बैंकिंग का निज़ाम चलता है, वो होता है डिपॉजिट। सबसे पहले वो क्या रिसीव करते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं तो वो लोन इशू कर सकते हैं ना। अगर डिपॉजिट्स ही ना हो तो वो लोन कैसे इशू करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा भी कहा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिपॉजिट से लेते रहें और लोन ही ना दें। ये खदशे की बात है। अक्सर बैंक इस तरह भी कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ डिपॉजिट्स ले रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सिर्फ डिपॉजिट ले रहे हैं और आगे लोन नहीं दे रहे, तो ये खतरे वाली बात है, कहीं वो पैसे लेके भाग ना जाए। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक ने इस तरीके की पॉलिसी रखी हुई है, इस तरीके के पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि वो बैंक को अपने हाथों में जकड़ के रखता है, रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। ठीक है। डिपॉजिट्स आ गए तो जाहिर है वो क्या देंगे अब आगे, लोन्स, जो कि लोन्स इनका बेसिकली मेन काम है, राइट। इसी से तो वो कमाई करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट के जरिए। अच्छा, डिपॉजिट्स और लोन्स जब आते हैं, जब डिपॉजिट्स दिए जाते हैं और लोन्स दिए जाते हैं, तो उससे एक और चीज़ क्रिएट होती है जो जिसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। यानी उधार, यानी लोन की जो क्रिएशन है वो भी किसका काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम होता है। ये किस तरह से क्रेडिट की क्रिएशन होती है, ये हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक टॉपिक है प्रॉपर, इसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, इन डेप्थ। ठीक है। अच्छा, मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट चेक। बैंक, कमर्शियल बैंक का एक ये भी काम होता है कि ठीक है जनाब, मैंने बैंक अकाउंट खोल लिया और डिपॉजिट भी अपनी रकम करवा दी है, तो अब मुझे चेकबुक मिलेगा। ठीक है। और जाहिर है उस चेक से क्या करूँगा, मैं अपने पैसे किसी को ट्रांसफ़र या फिर उससे कैश निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक और काम है उसका कि वो डिपॉजिट्स तो लेता है, लेकिन जब ऑन डिमांड पैसे जब मांगे जाते हैं तो वो भी करता है। ठीक है। उसको करने के लिए लायबल होता है वो। ठीक है।
अच्छा, लोन्स की जहाँ बात आती है तो ओवरड्राफ्ट की भी बात होती है। जैसे कि मैंने आप एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है, और मुझे अभी एक पेमेंट करनी है मिस्टर फराज को, लेट्स से, ठीक है, और वो पेमेंट जो है मुझे करनी है वो है 11.5 थाउजेंड, जैसे मतलब 11 मिलियन समझ लें आप, 11 मिलियन, 10 मिलियन के अमाउंट मेरे पास मौजूद है और 11 मिलियन जो है मुझे पेमेंट करनी है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो 10 मिलियन है, मतलब कम अमाउंट है, ठीक है, और मैं चेक काट के मिस्टर फराज को दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब बैंक वो चेक देखेगा और आपका अकाउंट देखेगा कि आपके पास पैसे जो पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए हैं, वो 10 मिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 मिलियन पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने चेक कितने का काटा हुआ है, 11 मिलियन का, राइट। तो अब जो मसला आएगा वो बैंक किस तरह पेमेंट करेगा, आप वो तो नहीं कर सकेगा। अगर उसने पेमेंट ना की तो फिर जो मैं जो है वो बेइज्जत हूँगा, क्योंकि जाहिर है जो मिस्टर फराज है वो आगे मुझे कहेंगे यार आपने जो है वो चेक जो है वो काट दिया और आपके पास अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो ये इस तरीके से बदनामी भी हो सकती है, और इसमें एक ये भी होता है कि अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव है, मिस्टर फराज ज़्यादा है, तो वो मुझ पर केस भी कर सकता है, ठीक है, ये इस हद तक सेंसिटिव मामला है। तो बैंक से अगर मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं और बैंक मुझे समझता है कि मैं एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ, ठीक है, और वो मुझे जानता भी है, मेरे बिज़नेस को भी जानता है, और उसे पता है कि मैं अगर 1 मिलियन एक्स्ट्रा दे दूँ तो फिर मेरे कस्टमर की इज्जत बचेगी, लेकिन वो मुझसे पहले कोऑर्डिनेट करेगा और मुझे सारी सिचुएशन जो है वो बताएगा कि जनाब आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन मौजूद है और आपने चेक जो है वो 11 मिलियन का काटा हुआ है। तो फिर इस सिचुएशन में बैंक जो है मुझे एक ऑफ़र करेगा, वो बोलेगा कि मैं आपको ओवरड्राफ्ट ऑफ़र करता हूँ कि आप जो है वो ओवरड्राफ्ट ले लें, मतलब जो पेमेंट है वो मैं कर देता हूँ, और लेकिन आपने फौरी तौर पे मुझे जो है कुछ दिनों में या एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर लेते हैं दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि जनाब इस टाइम को मैं पेमेंट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक का एक और काम होता है जो कि ओवरड्राफ्ट कहलाता है, और ये कस्टमर की इज्जत रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, ठीक है। इशूइंग ऑफ एलसी, ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। एलसी और बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका एक प्रॉपर चैप्टर है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का, जिसके अंदर हम इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी एलसी जो है, एलसी की अगर मैं बात करूं तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो है वो श्योरिटी होती है कि पार्टी जो है जो माल खरीद रहा है वो लाजमी जो है उसकी पेमेंट करेगा, या उसकी कोई बिहाफ में बैंक जो है वो उसकी गारंटी दे रहा होता है कि ये बंदा जो है पेमेंट करेगा, अगर ये ना करे तो मैं करूँगा, ठीक है। इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे इसके चैप्टर में, ठीक है। तो इशूइंग ऑफ एलसी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफरिंग ऑफ मनी। अब जैसे मैंने बात की थी डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स मैंने रकम रखवा दी, मुझे पैसे निकालने तो मैं चेक के ज़रिए निकालूंगा, लेकिन अगर मुझे पैसे कहीं ट्रांसफ़र करवाने हैं, ठीक है, अपने ही किसी दोस्त के अकाउंट में डलवाने हैं जिसे ज़रूरत है पैसों की, तो ये जो बैंक है वो ये सर्विस देता है कि आप अपने पैसे डायरेक्टली किसी न किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो बजरिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र, और बहुत सारे जो चेक डिपॉजिट्स हैं चेक के ज़रिए, डिपॉजिट स्लिप के ज़रिए आप भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पे ऑर्डर वगैरह के ज़रिए भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कमर्शियल बैंक के हवाले से ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या मज़ीद कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।